जी भाई साहब, अभी चुनाव का माहौल चरम पे है, तो किस तरह से देख रहे हैं अभी, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल पॉजिटिव है और एक सनातन परंपरा को जिंदा रहे इसका भाव चल रहा है। अच्छा। और मोदी जी की वेव चल रही है इस समय, राजस्थान में मोदी जी की वेव चल रही है। जो कल रैली हो रही है, जो मोदी जी ने देश की इकोनॉमी को ग्रो किया है, बढ़ाया है, स्टेट को भी ग्रो करना पड़ेगा। उसी लाइन में चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार बने, ऐसा लोगों को जनता का भाव है। और इस हिसाब से लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है। सुरक्षा का, देश की सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, ये सब बिंदु हैं जो अपने मोदी जी को जाते हैं और उसी लाइन में सब लोग चलना चाह रहे हैं। आज ही पेपर में आया कि 4 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है। हाँ। और 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है, 4th नंबर पे है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ इसी तरह से ग्रो होता रहेगा? कैसे? बिल्कुल ग्रो होगी। मोदी जी ने तो कहा है कि 2047 तक विश्व की पहली इकोनॉमी हमारी रहेगी। अभी 5वीं है, उसके बाद 4थी की बात कर रहे हैं, 3री आ जाएगी चुनाव के आगे तक 3-4 साल में। इसी गति चलेगा। वो इकोनॉमिक पॉलिसी देश की इतनी बढ़िया है, सबको लोगों को माहौल बना हुआ है, देश की सुरक्षा बन रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और इसलिए देश आगे बढ़ने वाला है। ये छोटी मोटी बाधाएं आती रहती है, लेकिन पूरा देश अभी मोदी जी को देख रहा है और उस हिसाब से आगे राज्य में भी उसी सरकार बने, ऐसा भाव बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? थोड़ा आपका नाम बताइए और आप बताइए। ओपी गुप्ता, एडवोकेट, प्रेसिडेंट श्री अग्रसेन शिक्षण समिति जयपुर। टैक्स कंसल्टेंट भी है? टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट भी हूँ मैं। किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमी को? किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमी? जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में ग्रो कर रही है, इसी तरह की इकोनॉमी जब तक हमारे राजस्थान में ग्रो नहीं करेगी, तब तक केवल सेंट्रल में ग्रो करने से काम नहीं चल पाएगा। जब तक कि राजस्थान और दूसरी स्टेट्स एक साथ मिलके नहीं चलेगी, जैसे 4 पहिए की गाड़ी होती है ना, उस तरह से जब तक गाड़ी को नहीं चलाएंगे, एक साथ चलेगी, वही डबल इंजन की सरकार जिसको अपन कहें, वो बनाने की कोशिश जो मोदी जी का अखंड एक विश्वास है, वो मोदी जी का पूरा होगा। जयपुर भी उसी तरह से चल रहा है। जयपुर में भी बहुत बड़ी लहर, मोदी लहर भी है, कमल की लहर भी है, इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं है। जी आप? मैं बीपी अग्रवाल, एडवोकेट। बंधुओं, पिछले गत 5 वर्ष में गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार परम सीमा पहुँचा दिया और पेपर लीक होने की वजह से हमारे जो बेरोजगार युवक जो है उनको नौकरियां नहीं मिल पाई। और आपस में राजेश पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से जो भी एमएलए को खुल छूट मिल गई, उसके भ्रष्टाचार फुल किया है। इससे राजस्थान का जो विकास होना चाहिए 5 वर्ष में, वो नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है तो राजस्थान में भी मोदी की सरकार आए, जिससे दोनों डबल इंजन की सरकार से इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़े। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को आप देखिए, गत 5 वर्ष में जो बीमारू राज्य था वो आज बहुत तेज़ी से आर्थिक रूप से सबल आगे बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि जैसे अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया है, बीजेपी वालों ने, कि हम 350 करोड़ की, अरब डॉलर की जो इकोनॉमी बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा की उम्मीद हम कर रहे हैं। क्योंकि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का तालमेल होता है तो विकास गति से बढ़ता है। ऐसी हम कामना करते हैं और राजस्थान में पुनः बीजेपी की सरकार लाएँ। जी भाई। पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा, आधा टाइम तो सरकार खुद को बचाने में लगा दिया और उसके बाद आधा टाइम अपना प्रचार में लगाया, काम कुछ नहीं किया। खाली कागजों में इतनी सारी स्कीमें लेके आए हैं जो आपको सड़क पे या फिर भाभी ये जो फ्री की स्कीमें लेके आए हैं, ये खाली प्रचार में पैसा लगाया इन्होंने, फ्री का बांटा कुछ नहीं है, या बांटा है तो वो नगण्य है। अगर आप डिटेल में जाएंगे, प्रचार में जितना पैसा लगाया उतना बांटने में भी नहीं लगाया। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि इतना प्रचार कर दिया, बांटा क्या। तो ये देश राज्य की हालत खराब करने का एक तरीका है कि भाई हम तो जाने हैं, जाते समय फ्री की स्कीमें बांट दें, आने वाली सरकार देखेगी। तो ये कांग्रेस को जानना चाहिए। हाँ, एक ही बर्डन है स्टेट के ऊपर। आप ये देखो, जिन देशों में फ्री की स्कीमें हैं वो देश कंगाली की हालत में आ गए। आज फ्री की स्कीम वो होनी चाहिए,
खाली मेडिकल फ्री होना चाहिए या शिक्षा फ्री होनी Education पे चाहिए, जोर इसके अलावा फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी। बाकी सब फ्री गलत है हमारे हिसाब से। क्या बोलना चाहेंगे अभी जो गवर्नमेंट? देखिए, सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता चाहती है, क्योंकि पिछले जो 5 वर्षों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देखा, सरकार की डुलमुल नीतियां देखी, उससे राजस्थान का विकास बहुत पीछे हो गया। राजस्थान के विकास के लिए अब आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, सक्षम मुख्यमंत्री हो, राजस्थान खुशहाल हो, यही सब लोगों की कामना है। जो कल मोदी जी आ रहे हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ? तो मोदी जी का आने का मतलब ये है कि एक जयपुर को एक ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद में जो कुछ भी सीटों पे थोड़ा संशय है वो स्थिति क्लियर होकर और एक तरफा नहीं एनर्जी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के को मिलेगी मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। वोट प्रतिशत में कुछ वृद्धि होती है मोदी जी की रैलियों से और इस तरह? मोदी जी का हमेशा एक वो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, और मोदी जी के आह्वान की वजह से ही समाजों ने, चैम्बर्स ने, सबने मतदाता जागरूक अभियान चलाए हुए हैं कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मतदान का यूज करें। और मोदी जी के आने से निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जयपुर में जो परसेंटेज वोटिंग की कम रहती है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी सर, थोड़ा नाम परिचय कराइए हमारे। कैलाश चंद्रावर, टैक्स एडवोकेट, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूछिए। क्या कहना चाहेंगे कि कल किस तरह से राजस्थान की गवर्नमेंट 5 साल की सरकार को आप देखते हैं, क्योंकि आप टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, सीनियर हैं, तो किस तरह की राजस्थान की 5 साल की सरकार में जो आर्थिक व्यवस्था रही, जो फ्री में जो चीज़ें स्कीमें चलाई जा रही है गवर्नमेंट, आप किस तरह से देखते हैं? आप अगर देखें तो 2018 के बाद 2018 से 23 का जो पीरियड रहा है, अशोक गहलोत जी एक सीजन्ड नेता माने जाते थे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने इस प्रदेश में की, उस तरह का कभी इस प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं हुई। हमेशा वो अपने कुर्सी बचाने में लगे रहे, प्रलोभन देते रहे, फ्री बांटते रहे, और ये जिन एमएलएज ने उनका साथ दिया उनके लिए कहते रहे कि मैं ब्याज से चुकाऊंगा। क्या मतलब होता है इसका? ये जनता का पैसा है, एक प्रशासन को ढंग से चलाया जाना चाहिए। और जिस तरह से जयपुर में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े किए, और ख़ास तौर से हेरिटेज को देखें तो आज तक भी वहाँ समितियाँ नहीं बनी हुई है। जनता में आक्रोश है, जयपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो भ्रष्टाचार भी काफ़ी हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही है, रोज़ पकड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नगर निगम जो एक लोकल संस्था है जयपुर सिटी को देखने वाली, वहाँ के भी हालात आपके सामने हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आपका गंदगी पूरे जयपुर में चारों तरफ है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की रैली है, और किस तरह से मोदी जी ने अपने व्यस्त समय में से जो समय निकाला है वो एक तरह से जयपुर के लिए वरदान साबित होगा, पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। और जो कोई भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता कहीं नहीं लगे हुए थे, वो एकदम से कल और पूरी जी के आने से एक नया जोश और नया जोश, नई उमंग, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिक भी और सशक्त बल उनके आने से मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। धन्यवाद। अभी चुनावी माहौल है भाई साहब, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में जो 5 साल सरकार रही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि आप टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, हाँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से एक थोड़ा सा आप बोलने से पहले आप अपना परिचय हमारे। मेरा नाम महेंद्र दादीच है और मैं टैक्स एडवोकेट हूँ। और इकोनॉमिकली ये जो सरकार है इसमें ये रहा कि इन्होंने जो योजनाएं अपनी बनाई उसके बारे में ये नहीं सोचा पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, मतलब स्टेट के पास पैसा नहीं है और लोन पे लोन चढ़े जा रहा है, तो किस तरह से हर व्यक्ति पे कहीं जनता पे जा रहा है? बिल्कुल, हर व्यक्ति पे 70,000 रुपये महीने के आसपास 70,000 रुपये का लोन हो गया है। और ये योजनाएं ये पूरी नहीं कर पाएंगे। जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि हम ये योजना लाएंगे, ये योजना लाएंगे, वैसा कुछ लाएंगे भी नहीं, और लाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। कहीं पब्लिक को बल गिलाने की बात है,
बेवकूफ़ बना रहे हैं। को बना रहे हैं। कोई योजना एज ए टैक्स कंसल्टेंट होने के नाते आप बोल रहे हैं कि जनता को बस बेवकूफ़ बनाने का काम है। योजनाओं के लिए बताएं कि यहाँ से पैसा आएगा और ऐसा योजना पूरी करेंगे, तब तो वो बात मान्य है। सोर्सेस तो बता नहीं रहे कहाँ से योजनाओं को पूरा करेंगे, और योजनाएं थोपने से, योजनाएं बताने से जनता बेवकूफ़ बन के वोट दे देगी, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और परिवर्तन संसार का नियम है, 5 साल ये रह गए, 5 साल बीजेपी को भी मौका देंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं? जो जीएसटी लगाया गवर्नमेंट ने अपने, मतलब कहते हैं कि जीएसटी एक बहुत कड़ा फैसला था और साबित भी हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुली हिंदुस्तान के लिए कड़ा फैसला, कड़ी दवाई साबित हुई। किस तरह से आप देखते हैं? जीएसटी लगना अच्छा है, व्यापारी सिस्टम में आ गए, सिस्टम में हाँ, और कोई सब गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़, हाँ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। और देश जो है ना, जब पैसा आएगा तभी तो विकास होगा, विकास में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी, बिल्कुल। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से जो योजना ला रहे हैं वो उसके लिए सोर्सेज बता दें कि भाई हम ये पैसा यहाँ से अरेंज करके आपका काम करेंगे। कर्जा रिलेशन से कुछ नहीं होता, मतलब सोच तो बताइए। जनता के ऊपर बोझा नहीं बढ़ाए कि हर व्यक्ति के ऊपर 17,000 रुपये का कर्जा बढ़ जाए, 1 लाख का कर्जा बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सोर्स बता करके ही योजना लानी चाहिए। एक क्वेश्चन, हाँ, इनको पब्लिकली, आप, हाँ, पब्लिकली ये न्यूज़पेपर में देना चाहिए, शुद्ध हिंदी में देना ही चाहिए। हाँ, कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे कहाँ जा रहा है। ये खर्चा है। हम 6 महीने में, हर 6 महीने में कितने के ईच एंड एवरी पर्सन कितना कर्जदार होते जा रहा है, आखिरकार उसको रिपेमेंट कहाँ से करेंगे? नहीं तो हम भी क्या होगा, पाकिस्तान की तरह एक तरह इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और हम भी किसी न किसी अधीन, यार आरबीआई से ले रहे हैं, आरबीआई के अधीन हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, जापान से ले रहे हैं, जापान के अधीन हो जाएंगे, किसी न किसी इकोनॉमी का अधीन हो जाएंगे। ये लोन लेके घी पिला रहे हैं सरकार? नहीं, घी नहीं पिला रहे, रेवड़ियाँ बांट रहे, फोड़ घी पिला रहे, तो फिर तो मामला ही सर 10 हो जाए, फिर तो लूज मोशन हो जाए सबके। घी नहीं पिला रहे, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं जादूगर की तरह। जब सपेरा निकल जाए ना पिटारे में से यूँ, तो दिखाता है यूँ, उसको 2 रुपये डाल कर बोल, सपेरा तो कोई होता है और सांप कोई होता है। वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। वो भी नहीं दे, साफ सुथरा काम। भाई दैनिक भास्कर पत्रिका है और हिंदी में साफ सुथरा दे कि भाई ये तो मेरी रिसिप्ट है और ये मेरे पेमेंट है, तो हमको किसी हर आदमी जानकारी होगी भाई कही है। आप सब लोग, और अब तो संचार व्यवस्था बहुत मजबूत है, हर आदमी एक बैलेंस शीट दे, वो क्यों नहीं देते? ये लोग क्यों छुपाते हैं, जो गलत है। आपका नाम बताइए? रमेश चंद्र गुप्ता, एडवोकेट। थैंक यू। तो हमें हमारा ये कर्तव्य निभाना चाहिए कि एक प्रोफेशनल होने के नाते इनको भारी समर्थन दें और भारी समर्थन के साथ भी विजयी कराएं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आनंद मेहरवाल जी साहब से निवेदन है, यहाँ के चैम्बर भवन के सेक्रेटरी और आज की जो सभा में, जिस सभागार में हम बैठे हुए हैं, वो आपके अनुमति से बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे आमंत्रित कर रहा हूँ शैलेंद्र अग्रवाल जी को, जो कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्ष भाषण और स्वागत भाषण दें। शैलेंद्र अग्रवाल, प्लीज। आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सम्मान का विषय है कि हमारे बीच के साथी चंद्रमोहन भटवाड़ा जी को विधायक प्रत्याशी हेतु टिकट मिला है। तो आज की हम चर्चा, उनसे मुलाकात या उनको माला बनाने के लिए, ये सब प्रोसेस उनकी जीत के बाद भी संभव है। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य, जो भी अधिवक्तागण, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, लैंडेड एडवोकेट्स जो भी यहाँ मौजूद है, मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि अगले 4 से 5 दिनों में, 25 तारीख को मतदान है, 4 से 5 दिनों की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति आज यहाँ से तय होकर जाए, ना कि सिर्फ हम एक चीयर्स करें कि टिकट मिल गया हमारे एक अधिवक्ता भाई को। तो जो रणनीति तय होनी है वो आज यहाँ से रणनीति तय होकर जाए, तो हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य तय हो पाएगा कि हमें अपने कुछ किशनगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के किस किस व्यक्ति को किस तरह से हमें कॉल करना है, व्यक्तिगत संपर्क करना है, तो इस मीटिंग का जो महत्व है वो सार्थक हो पाएगा। मैं आज यही निवेदन करूंगा, आप सभी यहाँ आए, यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।
तो आज की रणनीति तय हो और किस तरह से हमें अगले 4 दिनों में कार्य करना है अपने अधिवक्ता भाई के लिए, ये सब आप यहाँ से तय कर ही जाएं। धन्यवाद। हाँ, जो भी आपके सुझाव होंगे वो हम अभी इस कार्यक्रम के दौरान आपसे लेंगे, तो सुझाव के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। थैंक यू शरद भाई, बहुत अच्छी बात कि यहाँ से रणनीति तय होकर जाएगी तो रण के मैदान में बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। मेरा अगला निवेदन सभी वक्ताओं से निवेदन है कि अपना थोड़ा सा कीमती समय बचा के रखें हमारे अतिथि के लिए। तो संक्षिप्त में अपनी रणनीति और अपना जो पोषण है वो जारी रखें। मेरा अगला निवेदन माननीय वीना जॉली जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन दें संक्षिप्त। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का इस टैक्स मीट में प्रोफेशनल मीट में स्वागत है। मैं राजस्थान कर सलाहकार संघ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि हमारे प्रोफेशनल साथी चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी, जिनको किशनपुर क्षेत्र से विधानसभा का टिकट मिला है, उनकी जीत के लिए हमें जो भी प्रयास करने हैं वो करने चाहिए। हम उस क्षेत्र में नहीं रहते, लेकिन हमारे मिलने वाले उस क्षेत्र में ज़रूर रहते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके उनके लिए वोट के लिए निवेदन करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनको अधिक से अधिक समर्थन और मत दिलवा करके उनको विजय करें। थैंक यू। हर वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे जीत हासिल हो, चाहे वो पर्सनल कॉलिंग हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कैसी भी रणनीति हो, आपकी रणनीति जीत की रणनीति होनी चाहिए जिससे जीत हासिल हो सके। हमारा दिल ये कहता है कि हमें ये करना चाहिए, वो निश्चित रूप से करना चाहिए। और चुनाव में सब चीज़ वाजिब है, आप जानते हैं, लव एंड वॉर और चुनाव, उसमें सब चीज़ वाजिब होती है। तो अपन वो सब प्रक्रिया अपनाएं जिसमें जीत हासिल हो सकती है। मेरा अगला निवेदन आनंद मेहरवाल जी से है, जो इस संस्था के सेक्रेटरी हैं और जिनकी वजह से आज हमें यहाँ ये हॉल उपलब्ध हुआ। थैंक यू। सभी को नमन करते हुए अधिवक्ताओं को अधिक बोलना तो शायद चैम्बर के उसका वो नहीं है, मेरा कोई ऐसा रूल नहीं है। चैम्बर आपका है, अपना है। चैम्बर से आपका हमेशा चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से आपका चोली दामन का साथ है। और जैसा आपने बताया, भाई शैलेंद्र जी ने अभी कहा था कि भले हम उस क्षेत्र में नहीं रहते हो, लेकिन हम लोगों के जो परस्पर संबंध है वो सबसे है। और अधिवक्ताओं के तो करीब करीब सभी लोगों से, बिजनेस कम्युनिटी हो या वैसी कम्युनिटी हो। अब हमारे लिए गौरव की बात ये रहेगी कि हम वाकई उनको विधानसभा में एक विधायक के नाते हम पहुंचा पाए, इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। और सबको व्यक्तिगत रूप से हम एक समय निकालकर उनको पहुंचाए। और जो कुछ भी, अगर कोई मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव अगर कुछ हो भी, तो उसको हम दूर करें। ये हमारी सबसे बड़ी रणनीति है। माननीय चंद्र मनोहर जी बटवाड़ा विधानसभा में पहुंचे, तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और अधिवक्ता कम्युनिटी से वो है तो आपके लिए विशेष रूप से बात है। चैम्बर सदैव आपके साथ है। अधिवक्ताओं के बिना तो चैम्बर कहीं कोई मायने ही नहीं रखता। तो मैं आपका सभी का राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माननीय अध्यक्ष डॉक्टर के एल जैन साहब की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय। थैंक यू सर। हमेशा से ही आपका हमेशा सहयोग हमें मिलता रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जब भी हमें चैम्बर की आवश्यकता हुई और जब भी हमने रिक्वेस्ट भेजी वो रिक्वेस्ट ऑनर हुई, इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा। मेरा अगला निवेदन हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता और जिन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन काल में बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे, बहुत सारे चुनाव भी कराए होंगे, बहुत सारे चुनाव में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। BL दुसा साहब से मेरा अगला निवेदन है कि वो आए और पूरे समाज, पूरे समुदाय को ये बताएं कि भाई किस तरह से हमें
बटवाड़ा साहब को जीत हासिल करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे BLDO साहब प्लीज। सबको नमस्कार, सभी प्रोफेशनल का स्वागत है। बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप लोग इतने इकट्ठे हुए हैं और इसलिए बुलाया था आपको कि चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी से जरा संवाद होगा, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं होंगी। प्रोफेशनल तो हैं हम सब लोग, लेकिन हमने मतलब अपनी अपेक्षाएं भी होती है कई बार कि प्रोफेशन की जो दिक्कतें हैं गवर्नमेंट के जरिए कैसे दूर कर पाएंगे, उनको अभी से फीडबैक देते हैं। लेकिन आप जानते हैं सब लोग, मेरे ख्याल से सब अनुभवी हैं और सभी मैं ही चुनाव नहीं लड़ा, कई लोगों ने चुनाव लड़ाए भी होंगे, कई लड़ा भी सकते हैं, इस क्या काबिल लोग हैं। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। आज चुनाव प्रक्रिया जो चल रही, जो अभियान चल रहा है और जिस हिसाब से उम्मीदवार की मानसिक स्थिति होती है, उसके साथ के लोगों की स्थिति होती है। गांव में कहावत है, बावली चिड़ी मोगरो रामू, मतलब इतने वो पागल हो जाता है, वो कहाँ जाए, किससे मिले, कौन सा एरिया रह गया। चुनाव पूरा हो जाए तब तक भी उसके दिमाग में रहता है कि मैं ये एरिया तो रह गया, मेरे संपर्क का नहीं हो पाया। बड़े बड़ा एरिया होता है हमारे, और इसलिए ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो अभी आ नहीं पाए। परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब लोग हम साथी भी बैठे हैं, सारे साथी उनके रहे हैं। चंद्र मनोहर जी सीनियर हैं, ज़्यादातर लोगों से उनका सीधा संबंध रहा है, जो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं और सबको करीब करीब उनको संपर्क में रहे हैं। अब ये जैसे चर्चा की अपने मन से आई पहले कि हमारे प्रोफेशनल को टिकट मिला है, तो हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं और इसी निमित्त हम इकट्ठे हुए हैं कि भाई हमारा प्रोफेशनल आदमी एक बार विधानसभा में पहुंचे। हमारा इरेस्पेक्टिव पार्टी, हम एक चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशनल विधानसभा में पहुंचना चाहिए। पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, पार्टी लेवल पर चर्चा होती है कि भाई प्रोफेशनल्स को विधानसभा में जितने ज़्यादा भेजेंगे, विधानसभा उतनी बढ़िया बनेगी। जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल पार्टी विधानसभा में जानी चाहिए, उससे ही पार्टी, हम कई बार देखते हैं विधानसभा में जो चरित्र सामने आता है वो आपको अपने को मन को कष्ट पाता है, प्रोफेशनल नहीं जा पाते। अब हम सबका दायित्व ऐसा है कि अवसर आया हमारे पास, इस अवसर का उसका फायदा उठाना है। हम सब जानते हैं कि क्षेत्र जो है चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन अब यहाँ जो विराजमान लोग हैं प्रोफेशनल्स इतने सामर्थ्यवान हैं कि अगर ठान लें तो किशनगंज विधानसभा ही नहीं, पूरी पार्लियामेंट को भी जिताने की कैपेसिटी रखते हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं हम। और ये आप जो आए भी है ना, आप लोगों के मन में भी होगा ये कि यार हम लोग तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में हमारा कम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। आपके बहुत से लोग ऐसे कि यार उनको कोई ड्यूटी असाइन नहीं कर रखी है, मैं भी चाहता हूँ कि काम करूँ। ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि अब प्रोफेशनल हैं, जानते हैं देश की परिस्थिति, प्रांत की परिस्थिति, जो वातावरण बना हुआ देश का, हम सब परिचित हैं, इसलिए सबके मन में रहता है, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। सही प्लेटफॉर्म, सही जगह अपनी बात पहुँच जाए, ये एक समस्या बनी रहती है। पार्टी कैंडिडेट के प्रति भी होता है, कैंडिडेट को पूरी बात पहुंचा नहीं पाते, कैंडिडेट भी अपनी बात पूरी पहुंचा नहीं पाता है। ऐसा आपो-जापी का चुनाव होता है। इस परिस्थिति में पंकज जी से बात हुई थी कल, और ये हमारे मन में भी था सबके कि भाई अपन एक प्रोफेशनल का मीट करें और मीट करके पूरे समाज में, जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में एक मैसेज दे रहे कि प्रोफेशनल की एक अपनी आइडेंटिटी है। और हमारे सहयोग से हमारे जयपुर महानगर में एक प्रोफेशनल खड़ा है, उसको हमारे अगर तय कर लें कि हम जिताएंगे, तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी ताकत
है, कोई वैसी ताकत है उसको रोक सके। कई बार 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 जो चर्चाएं करती है, अभी कैलाश रावत के कार्यक्रम में गया था मैं, ये कह रहे कि अब कई बार ये चर्चा होती है कि बराबर डराया जाता है उनको, कितने मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर। वो हिंदू की बात नहीं करते कि इतने हिंदू वोटर हैं, इतने मुस्लिम वोटर हैं, इसकी बात करते हैं। तो एक तरह से जैसे कोई हम हारी बाजी जीत लड़ रहे हैं, ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बिना सोचे विचारे देते हैं। हम हमारा एक, मैं सोचता हूँ कि अगर निरंतर सतत संपर्क रखें और एक बार कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ऐसा मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, और आप लोगों के दुआएं, आशीर्वाद और संबंध और संपर्क अगर काम आएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि किशनगंज विधानसभा को बड़े भारी बहुमत से जीत पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत से लोग हमारे बाहर चले गए, लेकिन इन सबका संपर्क शहर से जरूर है। अभी मैं अपने कुलदीप से मैंने कहा कि भाई अपने इस क्षेत्र के एक प्रोफेशनल्स की लिस्ट निकालो, तो नाम यहाँ पर है जिनका, तो जो सेक्टर कौन सा था, पिन कोड 1 है शायद 2 है यहाँ का, इसमें जो लिस्ट निकाली प्रोफेशनल के 900 लोगों की लिस्ट है। अब 900 लोगों में हो सकता है 400 लोग शिफ्ट हो गए होंगे, इतने लोग यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। हमारे उन प्रोफेशनल से संपर्क सीधा नहीं है, कोई बाहर चले गया, कोई क्या चले गया, लेकिन हमारा घर तो है यहाँ पर, हमारा एक संपर्क भी है, हमारे रिलेशन में है, हमारे क्लाइंट है। हमारे कैलाश जी के कार्यक्रम में गया था मैं, वहाँ पर कृष्ण बोल, वहाँ पर शेखर हाउस में रहते हैं, बिल्कुल ऐसी जगह रहते हैं। हाँ, इन्होंने वहाँ पर एक तरह से अंदर की तरफ पाँव रोक रखा है, वहाँ डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि मैं, मेरे इधर जो बूथ हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को लीड दिलाऊंगा, ये इनका निश्चय है। तो बिल्कुल मुस्लिम माहौल से लोगों से घिरा हुआ है। ऐसे निर्णय डिसीजन के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई बहुत कुछ है। अब जहाँ तक बात संवाद की बात है, क्या मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा है, मैं तो अपनी एक मन में कार्यक्रम था इसलिए अपनी बात कही है, थोड़ा मेरा मौका दिया आपने। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर अपन अपने सामर्थ्य का उपयोग करेंगे, ये आने का मतलब सार्थक जब ही है जब किशनगंज विधानसभा की सूची हमारे पास हम प्राप्त करें। हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से 100 वोट पर ट्राई करेंगे, 100 वोट में दिलाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि ये चंद्रमोहन बटवाड़ा जी को हमारा यहाँ आने का सार्थक प्रयास हो सकेगा। तो ये इसमें सक्रिय भूमिका मैं केवल ये कि यहाँ आए, ऑडियंस दी, चंद्रमोहन से मिल लिए, चंद्रमोहन जी नहीं आ पाए लेकिन उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं, वो अटके हुए हैं। ऐसे मानो अपने पंकज जी बैठे चंद्रमोहन बटवाड़ा की तरह। और हिंदुस्तान को टैक्स से संभाल रखा है इन्होंने। तो ये कि, और इसलिए मैं आप सबसे ज़्यादा नहीं कहकर परिवार के सदस्य बैठे हैं, इनको भी मान सकते हैं कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि अपन गिरी को माला पहना देते हैं। वहाँ से लोग निकलने ही नहीं दे रहे, मतलब कम से कम 200 लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे स्वागत करना जा नहीं सकते, और अब वो 50 जगह स्वागत की जगह वो लगी हुई है, वो निकलने का बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोशिश करो अगर आ जाए। नहीं भारत अभी बात हुई थी 15 मिनट में आया था, तो 15 मिनट में 10-15 मिनट में से रवाना हो गए। तो वो क्या है ना, ये ट्रैफिक में संभावना लग रही है, जैसे संदेश आया है उस हिसाब से, और अपना मन को अपन भी चाहते हैं कि वो आए तो दूर से आए, बहुत दूर दूर, मतलब कोई 25 किलोमीटर दूर से आया, कोई 20 किलोमीटर दूर से आया, कोई कहाँ से आया, उनका मन जो है। पवन जी ने बहुत काम छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, आते समय विधानसभा के लोग अंगद की तरह ये भी जो पाँव पड़ता है
तो ये ज़्यादा नहीं करके बात करके मैं केवल ये कि अभी अपने वही कहीं लगता है, कई लोग हैं ना जो अपने रोटिया जी बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं तो प्रदेश को देख रहे हैं इस तरह से, और शहर जयपुर शहर देख रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, उनके सबका जल्दी हम टाइम का उपयोग कर सकें अपन जब तक आएँ तब तक। मैं ये आपने मौका दिया, मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा कि अपना आने का मतलब जब ही होगा, रमेश अग्रवाल, आने का मतलब जब ही है कि आप जो है ना कम से कम 1000 वोट दिलाएंगे और 100 रुपये बात यहाँ इधर जो है ना चलो ठीक है, 100 करके बहुत हो जाएंगे, अपन तो जीत जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने बोलने का और मुझे एक प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका अनुभव शेयर करने के लिए और एक उत्साह जगाने के लिए कि हमारे प्रोफेशनल की जीत निश्चित करने के लिए जो आपने सुझाव और जो मंत्र दिए हैं वो निश्चित रूप से फॉलो किए जाएंगे मेरे ख्याल से सभी के लिए। उम्मीद है कि 15 मिनट में, जैसा दिनेश नाटारा जी ने बताया कि 15 मिनट में शायद बटवाड़ा साहब निकल पाए हैं वहाँ से, और उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है, ये हम भी जानते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ पवन जी बैठे हैं ना, हाँ इधर पवन जी आप हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, हाँ आ जाओ। तो पवन जी से बहुत ज्ञान की बातें और बहुत अनुभव की बातें हमको सुनने को मिलेगी। पूरे मन योग से पवन जी पूरे इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ पवन जी से। पवन जी निवेदन वाली कोई बात नहीं है, मेरा जो है कि मेरे खुद मन की इच्छा है कि मैं कुछ बोलूँ, और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये सभी को मालूम है कि किस तरीके के चुनाव है, इसलिए हमें जितने भी लोग बैठे हैं वो सब चंद्रमनोहर जी बटवाड़ा है। और ये कतई कई बार कई कार्यकर्ताओं के अंदर ये बात भी आती है, मैं वहाँ यही बात करता हूँ कि वक्त नहीं है कि चंद्रमनोहर जी का फोन नहीं आया, या चंद्रमनोहर जी बात नहीं करी, या वो मिल करके नहीं गए, या कोई भी चीज़ हो सकता है कि कई बार जनसंपर्क भी होता है, तो कहीं हो सकता है कि आपको इस सुनने में जो भी आप जिनको भी फोन करेंगे तो वो ये बात कर सकते हैं कि यार वो तो जो है अभी मिल करके नहीं गए, ये कैसी बात है। तो ये जब जनसंपर्क किया जाता है तो वो घर घर में जाकर के यदि जनसंपर्क करें तो इतनी बड़ी विधानसभा होती है, और समय आप सबको मालूम है कि ये सबसे लास्ट में डिक्लेयर हुई थी तीनों सीटें, इसलिए समय जो है कि वो बिल्कुल नहीं मिला। और फिर तीनों कैंडिडेट जो ये आदर्श नगर और किशनपोल और हवा में, ये हवा महल की तो पहले हो गई थी एक दिन पहले, तो सिविल लाइन, तो ये जो दो पर्टिकुलरली किशनपोल और आदर्श नगर, तो ये तो लास्ट मोमेंट पे हुई है, तो हमारी तैयारी भी नहीं रहती है। उसके बावजूद जो है कि 2 दिन ऑफिस सेटअप करने में, कार्यालय खोलने में, इन चीज़ों में लग जाते हैं, और फिर जनसंपर्क का कार्यक्रम होता है, तो ऐसी दशा में मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक एक कार्यकर्ता से बात होना ये भी बहुत असंभव होता है। तो इस समय ये सब बातें बुला करके एक ही बात समझनी और सोचनी, और हर एक के कान में ये बात, जो जब भी कोई आपसे बात करे तो उसको यही बात बताने की है कि साहब ये जो है कि हमें इस समय ये कोई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि समय कम मिला है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम खुद जो है कि ये जिम्मेदारी है कि हमारे पास चला करके आकर के फोन आए या नहीं है। तो ये चीज़ पहली बात जो है जो मैं विशेष रूप से, दूसरी जो है ये जो चुनाव है ये हम जीत जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी गणित जब भी होगी जब मतदान प्रतिशत कम से कम 90% हो, क्योंकि अभी भाई साहब ने बोला तो वो बात ये तो बिल्कुल है कि जैसे यहाँ के जो मतदाताओं की स्थिति है तो वो तो हमें सोच करके चलना ही पड़ेगा कि HM कितने हैं, तो HM को देख करके जो है कि हमारे को भी अपना प्रतिशत यदि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, और लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं। ये निष्क्रियता जो है वो नहीं होनी चाहिए हमारे में, वो जागरूकता रहनी चाहिए। जिस तरीके से उधर जो है दूसरे पक्ष में जागरूकता रहती है, और वो इसको उत्सव की तरह बच्चा जो है इसमें भागीदार होता है, उनका महिलाएं भागीदार होती है उनकी, ये हमारे में बहुत बड़ी कमी है। तो ये कमी हमारे दूर हो जाए बस, तो हम चुनाव पूरी तरह से जीत जाएंगे। उस दिन जो है तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, उस दिन मतदान केंद्र पे मैं भी करने लग जाता हूँ पटेलाई वाली चीज़ जो है,
वो थोड़ी सी रहती है। तो ये मेरे में भी आदत है, तो ये मेरे को भी सुधारनी पड़ेगी कि उस दिन केवल हमारे को ग्राउंड पे काम करना है और उसके दूसरे दिन उस दिन कोई काम कुछ नहीं पटेल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं हो, तभी जाकर के हम चुनाव जीत पाएंगे। कि उस दिन जो है ना, हम एक एक को वोटों को एक एक को किस टाइप से निकालना है। तो अपने जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको जो अपनी अपनी जो इस किशनपुर विधानसभा में शायद एक नक्शा भी आया हुआ था, तो वो यदि TCA RTCA इस पे डाल दें तो वो सबको ज्ञान हो जाए कि हमारे कौन कौन सा एरिया आता है। तो वो जो भी रिलेटिव्स, रिश्तेदार, मित्र, साथी हैं, तो उस तक वो जो अपनी बना करके वो भेज दें। जैसे मेरे मामा जी उस क्षेत्र में रहते हैं, तो मैंने उनसे बात कर ली, इस टाइप से जो मेरे ध्यान में आया है, तो उस टाइप से एक काम करना है अपने। तो ये इतनी सी बात है। बाकी जो है सबको धन्यवाद कि आप लोग पधारे और मुझे मौका दिया। पर ये 3 बातें ध्यान रख लेंगे तो चुनाव पूरी तरह जीत जाएंगे। रतन जी, मंच पर विराजमान हमारे सबके वरिष्ठ वीर दुसाद सर, पंकज घिया जी, शैलेंद्र जी, जोली जी, कमल जी और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी और हमारे प्रोफेशनल कलीग्स और ऑफ कोर्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चंद्र मनोहर बटवारा जी, द कैंडिडेट फ्रॉम किशनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। पता नहीं कब मिलने का मौका मिलेगा, पर मिला तो 2-3 बातें अपने मन की और प्रैक्टिकल में बताऊंगा जो पिछले 15-20 दिन से जो एक अनुभव रहा है। और ऑफ कोर्स 10-12 साल हो गए मुझे राजनीति में सक्रिय हुए, परंतु पहली बार ऐसा है कि संस्था के माध्यम से हम सब लोग किसी राजनीतिक कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। तो मैं एक चीज पक्का इंश्योर करके कह सकता हूँ कि 12 साल में हो सकता है परेशानियां हुई हो, लेकिन जब हम एकत्रित हो गए तो हम जयपुर की 8 सीटें जीत रहे हैं। ये 1000 करें। पिछले 15 दिन में कई बार विचार आया कि आर्थिक प्रकोष्ठ के माध्यम से कि हम इस प्रकार से प्रोफेशनल्स की मीटिंग करें, बट कोइंसिडेंस इस तरीके से हुआ कि RTCA, TCA, FTP और GTTP द्वारा ये प्रयास किया गया और हम सब लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और हम सब लोग प्रोफेशनल्स जो है कम से कम 1-1 हज़ार लोगों को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। जब भी हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो मिनिमम से मिनिमम सूची बनती है 500 लोगों की, 400 लोगों की, 800 लोगों की कि हमारे घर में कार्यक्रम है, शादी का निमंत्रण है, आप आइएगा। तो आज इस हॉल में अगर हम 100 लोग बैठे हैं तो हम सब लोग जो है वो 1 लाख लोगों को बेयर मिनिमम शहर में इम्पैक्ट रखने की पोजीशन रखते हैं। आप सब लोगों को आश्चर्य होगा एक फैक्ट जानने में कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 के अंदर मात्र 1 लाख वोटों के डिफरेंस से गवर्नमेंट नहीं बनी थी। मात्र 1 लाख, 39% कुछ बीजेपी को मिला था, 39% कांग्रेस को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि एक-एक वोट की इंपॉर्टेंस क्या है। समय ज्यादा नहीं लेंगे, बट सबको बोलने का मौका है। 2 विषय हैं महत्वपूर्ण कि हम सब लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को सक्रिय रखें। कई बार हम लोग घबराते हैं इस चीज के रिलेटेड कि मैं क्यों भेजूं, वो सामने वाला क्या बोलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी विचारधारा को अगर हम समाज में भेजते हैं, हम क्या सोचते हैं वो हम भेज रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। जब देश आजाद हुआ उससे पहले रियासतों का समय और फिर डेमोक्रेसी आई 1947 के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जनता को आधार दिया गया कि आप आपकी सरकार चुने, और हम जनता है। और जनता को अगर जब ये अधिकार दिया है तो हम पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने आप को कई बार लथार्जिक महसूस करते हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट ना करें, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, कहते क्या जरूरत है वोट डालने की, देखा जाएगा, और फिर 5 साल हम हमारी गलती के कारण क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है हम सब लोग प्लीज क्रिटिसाइज ना करें, हम लोग पार्टिसिपेंट बने, हम लोग इन्वॉल्व रहे इलेक्शन प्रोसेस में। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि हम किसी चुनाव में इन्वॉल्व हैं। जिस प्रकार से हम कर सलाहकार संघ के चुनाव होते हैं इसमें पूरा इन्वॉल्व रहते हैं, 80-85-90% की पोलिंग होती है, इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस भी होते हैं, हर प्रकार की छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं। बट ये वाला तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। और एक चीज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहूंगा, 1947 में एक परिसीमन हुआ था, हम सब लोग को ध्यान है। एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल एक काउंसिल के अंदर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि रोहित भाई तुम तो काउंसिल में हो, पूरे इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है कि तुम बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि मैं एज सच इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मेरा फोकस 2026 है।
उन्होंने पूछा 2026 क्यों है। मैं आप सब लोगों से भी वो बात शेयर करता हूँ। हम सबको जानकारी होगी कि 2026 के अंदर भारत का परिसीमन होने वाला है। एक परिसीमन 1947 में हुआ था और अब जो परिसीमन होने वाला है उस समय गवर्नमेंट ने परिसीमन अपने अनुसार करा, उसका परिणाम हमारे सामने है। 2026 में अब परिसीमन होने वाला है, जिस समय सरकार, हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रेरणा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और जिस जगह सरकार दोनों कॉमन होगी उस जगह का परिसीमन आप सोच सकते हैं किस तरीके से होगा। जो आज हम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जूझते हैं और बार बार हम उनको एक विशेष सामुदायिक सीट के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ इसी का कारण है कि परिसीमन इस प्रकार से करा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है। हम सबको पता है कि जयपुर में 2 नगर निगम बने, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जरूरत नहीं थी। जोधपुर में बने, कोटा में बने, जरूरत नहीं थी, पर उसका परिणाम हम सबके सामने है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम सब लोग पूर्ण रूप से गवर्नमेंट बना सकते हैं नगर निगम में, उसके बावजूद भी हम तीनों नगर निगम में एक नगर निगम हारते हैं क्योंकि वो परिसीमन इस तरीके से हुआ। तो परिसीमन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बचेंगे तो बढ़ेंगे, रहेंगे तो जिएंगे, और उसका अधिकार जो है वो वोट के माध्यम से हमें मिलता है ताकि हम हमारे विचारधारा की सरकार को चयन कर सके। प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन देंगे, हम लोग हमारा पूरा प्रयास करेंगे और हम हर भरसक तरीके से हर व्यक्ति को अप्रोच करेंगे जहां पे भी हमें समय मिले। परिवार के अंदर भी हम बात करेंगे, इनफैक्ट हम लोग डिनर टेबल के ऊपर भी डेली डिस्कस करते हैं। मेरे परिवार के अंदर, मेरी इमीडिएट फैमिली के अंदर कांग्रेस से मेरी डील तय है, वो पार्षद है गाँव के अंदर, लेकिन हम फिर भी एक ही घर में बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं। ऐसा सभी लोगों के अंदर होगा, फिर भी वो दिल से अंदर से कहते हैं कि यार बेटा हम समझते तो हैं, हमारी इच्छा तो बीजेपी को देने की है, लेकिन फिर भी एक विचारधारा जुड़ी हुई है। बट अब संभवतः समय बदल गया, हम सब लोगों को आउटवर्ड होना जरूरी है। हम सबको हमारे बच्चों से भी बात करने की जरूरत है, सोसाइटी में भी बात करने की जरूरत है, कॉलोनी में भी बात करने की जरूरत है। और इलेक्शन वाले दिन सिर्फ 1 घंटा निकालना, आप जिस घर में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, उस रोड के ऊपर 10 मकान या 5 मकान होंगे, फ्लैट में रहते हो तो 50 फ्लैट होंगे, उनको सबको कन्विंस करना है कि आप दिल से सुनो किसको वोट देना है, दिल से सुनो कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है और हमको किस जगह लेके जाना है। आज हमको सबको आश्चर्य होगा जान के कि आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से बात करते हैं तो हम सब लोगों के एक परिवार पे लगभग 5 लाख रुपए कर्जा है, 5 लाख रुपीज पर फैमिली। यानी कि आज अगर हिसाब बैलेंस शीट बनाते हैं और कहते हैं कि राजस्थान का हिसाब बनाते हैं तो एक परिवार को 5 लाख रुपए जो है ना लाख के देने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्जा है प्रदेश के ऊपर वो इस हद तक है। डेवलपमेंट की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो या हमारे यहाँ पे टूरिज्म की बात हो या हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज की बात हो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बांटा जाता है फ्री में मोबाइल फोन, अच्छा है आज मोबाइल फोन बांट रहे, कल साइकिल भी बांटेंगे, परसों स्कूटी भी बांटेंगे, फिर कंप्यूटर भी बांट देंगे, फिर और भी बांट देंगे। ले के हम जो प्रोफेशनल जिनका काम करते हैं, जिनकी रिटर्न भरते हैं, ऑडिट करते हैं, वो जो टैक्स जमा कराते हैं, उस टैक्स में जो हिस्सा स्टेट को मिलता है, उस पैसे को इकट्ठा करके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करा जाता है जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खत्म हो गया वो पैसा। और जबकि यदि उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल में, रोड में, डेवलपमेंट में अगर स्पेंड होता है, टूरिज्म में इन्वेस्ट होता है, तो दूसरे स्टेट से, दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से लोग अगर हमारे देश में आएंगे तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो मोर इम्पोर्टेंटली जब चूंकि आज हमारे कैंडिडेट चंद्र मनोहर बंटवारा जी हैं जो आर्थिक जगत से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था के सदस्य भी हैं, उन जैसा व्यक्ति यदि हमारी विधानसभा में पहुंचता है तो वो व्यक्ति अर्थ की अच्छी गणित रखता है और वो इस प्रकार से अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और आने वाले समय में जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो प्रदेश के अंदर ग्रोथ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, सेल्स भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है और इनकम भी होती है और हम सब लोग फ्लरिश में रहते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट हैं जो अभी हमारे पवन कानूनगो जी ने भी शेयर करा, जो तुष्टिकरण की राजनीति प्रदेश में देखने को मिली, चाहे उदयपुर का सीन देख लीजिए, चाहे जोधपुर का सीन देख लीजिए, चाहे जयपुर का देख लीजिए, चाहे कोटा का देख लीजिए, सबको रहने का एक अधिकार है। इंसानियत के तहत हम सब रहते हैं, लेकिन इंसानियत के अलावा यहाँ पे इंसानियत से ऊपर तुष्टिकरण की राजनीति हवी है, क्योंकि वो परिसीमन बताता है। आज जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं किशनपुर आदर्श नगर को जो बार बार हम बात करते हैं, वो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि जब 2001 में परिसीमन हुआ था वो इस पैटर्न पे परिसीमन हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हावी हो गई। कल 2026 में यदि प्रॉपर परिसीमन हुआ और गवर्नमेंट अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की होती है तो हो सकता है कि जो 3 सीटें हमारी खराब हो रही है वो 1 ही सीट खराब हो। अल्टीमेटली डेवलपमेंट उस पैटर्न पे होगा। अब मैं अच्छा समय आप सब लोगों को ऑलरेडी ले चुका हूँ, बहुत सारी बातें हम सब कर सकते हैं, बट प्लीज सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहिए
और फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस के साथ हम सब आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर। कर्ज लेना वाकई कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि कर्ज लेने वाले आगे बढ़ते हैं और उनके लिए कर्ज की आवश्यकता होती है। लेकिन रोहित जी ने बहुत अच्छी बात की कि उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है, उसको देखना कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, whether it is going into development or whether it is going to the freebies। तो हम देख रहे हैं कि रोज अखबारों में एड्स आते हैं, ये किसानों को बिजली फ्री, इनको बिजली फ्री। सो ये ऑल आर प्रोफेशनल और सब समझते हैं आप लोग कि कहाँ पैसा जा रहा है। तो सुने अपने मन की और वोट दें अपने मन की। वोट आपका है, विवेक आपका है और चंद्रमोहन बटवाड़ा जी भी आपके ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज के जो बहुत सीनियर मेंबर हैं, गुरु हैं ऐसे दिन साहब से कि वो आए और अपने तो सब हमारे सभी के कहना के लिए ऐसे दिन साहब के लिए। सम्मानीय मंच, पंकज जी, भैया, शैलेंद्र जी, निसार साहब, जोरी साहब और रतन जी और सभी साथियों, मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझ रहा हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे में से ही, और वो मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, उन्होंने लॉ राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, तो मेरे काला और बहुत ऊंचे हो रहे हैं। और मैं अपने आप को इतना खुश महसूस कर रहा हूँ जब मैंने पहली बार अखबार पढ़ा कि उनको बीजेपी ने टिकट दिया है विधानसभा चुनाव में। मेरा दिल वास्तव में बहुत खुश था, दिल से खुशी थी कि एक व्यक्ति जो मुझे साधारण लगते थे और साधारण नहीं वकालत करते थे, लेकिन उनको बीजेपी ने काबिल नेता समझा और टिकट दिया। टिकट ऐसा नहीं मिल जाते हैं जो आप सोचते हैं कि बीजेपी जितना बड़ा संगठन, राजनीतिक संगठन, बहुत सोच समझ कर टिकट दिए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे आज जयपुर में आए 53 साल हो गए, 54 साल हो चुके हैं। मेरी जानकारी में बीजेपी ने किसी भी टैक्स प्रोफेशनल को जयपुर में टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने दिए हैं 2-3 टिकट, एक तो आरसी गिया साहब को दिया और एक ऋषभ शाह साहब को दिया। इसके अलावा बीजेपी ने 53-54 साल की मेरी जानकारी है और मैं रहते हुए हो गए, बीजेपी ने पहला टिकट टैक्स प्रोफेशनल को दिया और वो हमारा साथी है, हमारे साथी है और प्रोफेशन है। तो अगर जीत होती है, और मैं जानता हूँ ये जीत होगी, इसमें दो राय नहीं। मैं आपको बताऊँ, जो मेरा दिल कहता है वो होता है, मुझे बड़ा गर्व है और मेरा दिल कह रहा है वो जीतेंगे। मैंने जो भी काम किया कामयाबी प्राप्त की है। मैं आपको वैसे गर्व से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कुंडली देखता हूँ तो मैंने यू टर्न नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से। तो मैंने जितना जो दिल कहता है वही करता हूँ तो कामयाबी मिलती है। और मेरा दिल कह रहा है वो जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और ये उनकी जीत नहीं, हम सभी की जीत है, ये सारे प्रोफेशनल की जीत है। ये पहला मौका मिला हमें, पता नहीं आगे मिले ना मिले। टैक्स प्रोफेशनल को बीजेपी ने जो टिकट दिया है, ये जयपुर में पहला मौका है। इसको मौके को जाने मत दीजिए, कामयाबी दीजिए। हमारा एक व्यक्ति असेंबली में जाएगा, हमारी बात को कहेगा, टैक्स की प्रोफेशनल या बार काउंसिल की प्रॉब्लम या वकीलों की जो समस्या है उसको उनको उजागर करेगा, हमारे हित में है। उनका चुनाव जीतना हमारे इंटरेस्ट में है। हमें ये मौका आज मिला है, पता नहीं आगे कब मिले न मिले। इसलिए इस सुंदर मौके को, जो बहुत रेयर में से रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, मैंने कहा पहले कभी 53 साल में मुझे मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद टैक्स प्रोफेशनल को बीजेपी ने कोई टिकट, जनता दल ने कोई टिकट दिया हो, मुझे यादगारी में नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको अपॉर्चुनिटी को जानने मत दीजिए, कामयाबी दीजिए। हमारी हित में है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी समस्याओं को वहाँ ले जाएंगे, हमारी भलाई में है। इसलिए और मेरा दिल तो कह ही रहा है कि आप जीतेंगे, तो मेरे दिल को भी सही कर दीजिए और आप अपनी साथी को, अपने ही दोस्त को, अपने ही सहभागी को वहाँ पहुँचाइए। यही मेरी निवेदन है आपको।
आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपके निश्चित रूप से आप गुरु रहे होंगे बटवाड़ा साहब के, और निश्चित रूप से आपके जब भी आपने जो भी खाना है, जो भी वचन दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो जीत निश्चित रूप से शायद बटवाड़ा साहब की 100% होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, थोड़ा सा बटवाड़ा साहब को समय लग रहा है, पब्लिक का प्यार है, लोगों का प्यार है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव का मौका भी है, वो रस्में भी निभानी है, सबसे मिलना भी है, वोट भी हैं और सबका प्यार भी है, तो वो नहीं आ पा रहे, लेकिन उनके परिवार से जरूर हमारे साथ में हैं। तो पहले हम उनको सुनते हैं, फिर पंकज भाई को सुनते हैं, और उसके बाद शायद हम सभा को ख़त्म कर पाएंगे। सिद्धि कुमारी जी आपके बीच आ रही, ये उनके परिवार से हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देंगी और आपको बताएंगे। सिद्धि कुमारी, अच्छा बेटी है उनकी, तो प्लीज सिद्धि कुमारी जी आ पाइए, और एक जोरदार तालियों के साथ में इनको बटवाड़ा साहब मानते हुए अपन इनका स्वागत करते हैं और इनको मंच पर। सिद्धि कुमारी जी प्लीज। नमस्ते, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप मेरे पिताजी को जो प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए आपने ये सभा रखी है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे पापा की तरफ से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आप लोगों का इतना अमूल्य समय आप निकाल कर यहाँ पर पहुँचे और वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, एंड मैं उसके लिए आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय फादर। एंड अब मैं बस सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमने ये सभा रखी है कि हमें किसी भी तरीके से भाजपा की ये सीट को सुनिश्चित करना है। हम सब जो भी प्रोफेशनल है, मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ, दो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन हम सब प्रोफेशनल्स हैं। हमें सब कोशिश करनी चाहिए कि जो भाजपा है, उसका संकल्प है, उसकी विचारधारा है, उसको हम किसी भी तरीके से विधानसभा तक पहुंचाएं। एंड अगर वो एक प्रोफेशनल के माध्यम से होता है तो हमारा सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्थिक विकास भी हो पाता है, जिसकी वजह से ही ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पॉसिबल है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ पापा की तरफ से कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपना जो भी आप प्रयास कर सकते हैं कि ये हमारी जो सीट है ये सुनिश्चित रूप से विजयी बने। थैंक यू। थैंक यू सिद्धि जी। क्षमा की भी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप परिवार में हैं और परिवार में कोई क्षमा का शब्द ही नहीं होता। ठीक, समस्याएं अपनी जगह है और व्यवस्थाएं अपनी जगह है, नहीं आ पा रहे हैं, ये उनकी समस्या भी हो सकती है, और लोगों का प्यार भी है तो उनको रोके रखना है। तो कोई क्षमा और इस तरह की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं। तो साथियों, जैसा हमको सबको विदित है कि अब बटवाड़ा साहब, माननीय बटवाड़ा साहब नहीं आ पाएंगे, तो हम कंक्लूड के दौर में जा रहे हैं। बिफोर आई कॉल पंकज जी टू कंक्लूड इट एंड गिव एन एड्रेस टू अस, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभा के बाद में जलपान की व्यवस्था की गई है, तो वो आप जरूर लेके जाएं। तो मैं पंकज जी को, माननीय पंकज जी को बुलाना चाह रहा हूँ, और लास्ट में प्लीज पंकज जी आए और अपना हमारे रतन जी बड़े होशियार आदमी हैं, उनको मालूम है पंकज जी की कोई सुने कि नहीं सुने, नाश्ते की जरूर सुने। तो साथियों, एक जोर से पहले नारा लगाते हैं, जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। तो देखिए, ये जोश आता है, ये मजा है। और चंद मनोहर जी नहीं आ रहे, ये भी भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि जब वो जीत कर आएंगे इसी हॉल में हम उनका स्वागत करेंगे, और इससे ज्यादा संख्या में स्वागत करेंगे, ज्यादा तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और ज्यादा मन से स्वागत करेंगे। और सब भाग्य में रचित होता है, सब प्रभु का विधान है, लिखा हुआ है। और आज पहली बार हमारे टैक्स के साथी चुनाव में है। बहुत कुछ सबने कह दिया, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हमको 3 चीजों की जरूरत है, तन, मन और धन। और तन
दे, मन दे या धन दे, तीनों चीज के रिक्वायरमेंट है। तो आपको समय है, उनका जो मुख्य चुनाव कार्यालय है शोकिया भवन में, वहां पर आए, जिम्मेदारी संभाले, उनकी ड्यूटी संभाले, इलेक्शन डे की ड्यूटी संभाले, इलेक्शन के दिन क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, प्रचार में क्या करना है वो संभाले। मन से सोशल मीडिया या जहां जहां भी अपन कह सकते हैं, जिनको अपन कह सकते हैं, शहर के अपन लोग वाशिंदे हैं, मैं तो खुद चांदपोल में रहता था, शहर के हम वाशिंदे हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी चाहे मंडियों में है, शहर में है, शहर के व्यापारी हैं या शहर के लोग हैं, हम उनको करें, फोन करें, मैं तो ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 50 फोन रोज कर लें हाथ से, तो भी आप ये मानकर चलिए चंद्र मनोहर जी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन एक टारगेट अपन को रखना पड़ेगा, 50 फोन रोज करने पड़ेंगे, और कोशिश करें, चाहे रिपीट हो रहे हो, 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो, परिवार में इतने सारे लोग होते हैं। और एक बात बहुत अच्छी सबने कही, कोशिश करें अपने घर के भी सब लोग वोट करने जाएं। छुट्टी का दिन है, आजकल लोग देखते हैं कि छुट्टी का दिन आ गया, चलो घूमने चलते हैं, कोई पिकनिक का प्रोग्राम बन जाता है, कोई कहीं घूमने चला जाता है, वीकेंड का प्रोग्राम बन जाता है, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं करें, लोगों को डिस्करेज करें कि उस दिन वोट डालना जरूरी है। जो एक कैंपेन चल रही है कि वोट हमारा अधिकार है और जो वोट नहीं देगा उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वोट करने के लिए हम प्रेरित करें, लोगों को पुश करें। और पर्टिकुलरली ये मानकर चले, ऐसा मौका बहुत बार नहीं मिलता। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि हमारे टैक्स फ्रेटर्निटी का एक आदमी इस चरम पोजीशन पर पहुंचा है और उसको उससे भी आगे ले जाना है, उसको जिता कर लाना है। आज वाकई में मैं तो कहूँगा चारों संस्थाओं की काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने ये प्रोग्राम लिखा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और हम सबके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही जोश रहा तो चंद्र मनोहर जी के साथ उनके चुनाव कार्यालय में चलो, उनके यहाँ चलो, और वहां पर चलकर भी हम 10-10 के ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, 10 जने मिलकर चलो कि आजकल सुबह वहां पे 10 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे, और वहां पर जो भी कार्यालय इंचार्ज हैं, जो भी लोग हैं, उनकी टीम है, उनसे पूछे कि हम कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सपोर्ट हमको लाना है, करना है, और धन का भी सपोर्ट करना है। तन और मन की बात अपन कर चुके, धन का भी सपोर्ट करता है, और जितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई कम करना चाहता है, ज्यादा करना चाहता है, लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाता है आपको भी मालूम है, तो वो भी एक डिमांड है, और वो भी हमको सोचना चाहिए, वो भी करना चाहिए। आज अनिल तांबी साहब आए हैं, आनंद मेहरवाल साहब आए हैं, और सीनियर्स आए हैं, अंतुलाल जी गुप्ता है, गोपाल जी गिया साहब आए हैं, और भी बहुत सीनियर्स आए हैं, बीपी अग्रवाल जी हैं, कईयों के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि इस तरह की अगर और हम अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में अपने लोगों को, सबको 10-10 लोगों को भी अपने ऑफिस बुला के एक मुहिम चालू कर दे कि हमको जिताना है, हमको आगे बढ़ाना है, चंद्र मनोहर जी को जिताना है, ये नारा अपनी टैक्स फ्रेटर्निटी से सब ऑफिस से निकलना चाहिए। और सब ऑफिस से अगर ये नारा निकलेगा तो कोई शक नहीं है कि अगली बार जब हम चुनाव घोषणा के बाद 3 दिसंबर को मेरे ख्याल से चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद 5-6 तारीख को वापस यहाँ एकत्रित होके उनका स्वागत करेंगे, जोर शोर से स्वागत करेंगे, और जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। तो साथियों लग जाए, ये टाइम है, मन को हटा दे, मतभेद हटा दे, हम एक टैक्स फ्रेटर्निटी के अपने साथी को आगे बढ़ाना है, यही एक नारा लेकर हमको आगे चलना है। वापस एंड में एक बार जोर से नारा लगा दे, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज डजंट नॉक योर डोर्स अगेन एंड अगेन, दिस इज हार्ड फैक्ट ऑल्सो। ये अवसर मिला है, इस अवसर को जाने मत, बहुत सालों बाद में ये अवसर मिला, पता नहीं कितने साल हो गए जब प्रोफेशनल को टिकट नहीं मिला, लेकिन ये अवसर मिला है। इस अवसर में अपनी पूरी ताकत जो है, रिजल्ट जो कुछ होगा भगवान देखेगा, लेकिन आप अपना प्रयास जरूर करें और पूरे मन से प्रयास करें, तन मन धन जो भी है
वो जरूर इसमें दें, अपने आहुति दें, तो निश्चित रूप से ये आहुति आपकी बेकार नहीं जाएगी। कहते हैं हिम्मत तूफानों से डर के नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। निश्चित रूप से ये लाख रुपए की बोझ है, ये कहावत नहीं है कि तूफानों से डर के नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हिम्मत करके देखिए, आप जैसा पंकज जी ने बताया, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, आप वो तरीका अपना के देखिए, जीत आपके कदमों में होगी, निश्चित रूप से होगी। थैंक यू सो मच। मैं अंत में आज के धन्यवाद के लिए कमल भाई को, हमारे जो TCA के सचिव जी ने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, तो हम भी क्षमा चाहते हैं आपसे कि आप हम चंद्रमोहन जी बटवाड़ा साहब क्योंकि बहुत बिजी चल रहे हैं, हम नहीं आ पाए हैं। आज के ट्रैफिक व्यवस्था आपको ध्यान में है, वहाँ के जनसंपर्क आपका ध्यान में। फिर मुलाकात होगी उनसे 3 तारीख को, 3 तारीख के बाद में जब वो जीत जाएंगे, फिर इसी हॉल में वापस मिलेंगे, वापस उनका स्वागत करेंगे और इससे ज्यादा भव्य तरीके से करेंगे। माननीय कमल जी प्लीज। क्षमा चाहता हूँ, दोबारा समय ले रहा हूँ। सिर्फ एक समराइज करना चाह रहा हूँ कि हम उस चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं तो हम निश्चित रूप से बटवाड़ा जी को विजयी बना सकते हैं। सर्वप्रथम जो भी किशनपुर क्षेत्र का नक्शा है, हम वो जो भी यहाँ परिवार से या क्षेत्र के कार्यकर्ता बैठे हैं वो हमें फॉरवर्ड कर दें। तो क्षेत्र के नक्शे से हम ये पहचान सकते हैं कि उस क्षेत्र में हमारा कौन व्यक्ति रहता है। तो आइडेंटिफाई द पर्सन फर्स्ट थिंग। सोशल मीडिया पे हम उनका प्रचार करें या जिस भी पार्टी से क्षेत्र के लिए वो प्रचार करें। सर के पास नक्शा है। अपने क्लाइंट्स को व्यक्तिगत रूप से, जैसा अभी रोहित जी ने कहा कि हम एक एक व्यक्ति 1,000 व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जिस दिन हमारे घर खाना होता है तब हम ये सोचते हैं हम किसे ना बुलाएं, ये बढ़ रहा है। या तो हम जब हम ये सोच रहे हैं कि हम 1000 आदमियों को हम भोजन करा सकते हैं या अपने कार्य में बुला सकते हैं, तो हम उनसे 20 साल के, 25 साल के, 40 साल के कैरियर में एक वोट की डिमांड कर सकते हैं। तो अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करके क्लाइंट्स को ग्रुप मैसेज या बल्क मैसेज हम कर सकते हैं। स्टाफ को कह सकते हैं, स्टाफ को डेप्यूट कर सकते हैं, आपके साथ ऐसे कार्यकर्ता जोड़ सकते हैं। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी पिछले वक्ताओं ने कही कि शहर से बाहर ना जाएं, हम ये एक मॉरल ड्यूटी बना लें ना, पर्टिकुलर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमेशा के लिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन हम अपना हॉलीडे प्लान ना करें, वीकेंड प्लान ना करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी जिम्मेदारी की बात है, ना कि ये हमारा दायित्व है देश के लिए, संविधान के प्रति। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट मैंने नोट किया है, अपनी सोसाइटी जिस दिन भी वोट डालने जा रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी से बूथ तक, आजकल बूथ इतने पास हैं, इतने नियर बाय बूथ हैं कि आप अगर वॉक इन जा रहे हैं तो अपनी सोसाइटी के लोगों को, अपनी कॉलोनी के या अपने फ्लैट्स में आप एक माहौल बनाते हुए 5 लोगों का ग्रुप बनाते हुए जाएं। अपना जो भी इनका झंडा है या शॉल है या जो भी आइटम है उसको ला के जाएं और ये क्लियर कट मैसेज दें कि हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं और उसे वोट देने आ रहे हैं, जिससे कि जो और लोग हैं उनका उत्साह बढ़े, जो कहीं किसी वजह से कमजोर हैं या किसी वजह से डरे हुए हैं, वो आपको देखकर उनमें बल आए। और एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा, अपने घरों के बाहर होर्डिंग भी लगाएं, आप बताएं कि हाँ मैं फला पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ, जिससे कि जो आसपास किसी भी तरह का अगर भय है किसी भी ऐसे व्यक्ति में जो किसी वजह से वोट नहीं दे रहा, तो वो वोट दे और आपसे उसको हिम्मत प्राप्त हो। धन्यवाद। वैसे सब चीजें सुनते मैंने कंक्लूड कर दी है, शायद यही शब्द मैं भी आपसे कहता हूँ। इसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नई मुहिम और चालू की थी कि 5 दिन पहले जो बुजुर्ग हैं, जो 80% से ज्यादा लोग असहाय है, उनकी वोटिंग शायद हो चुकी है। फिर भी 80% से बात करते हैं, कुछ 20% 30% वाले असहाय लोग भी होंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी वोटिंग तक लेके जाएं और उनसे वोट डलवाएं। तो जिससे कि जो भी और लोग रह गए हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए, उनकी वोटिंग हो पाए, क्योंकि कई बार उनकी असहजता के कारण से वो वोट नहीं डल पाता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ वोटिंग। अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगी तो बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई संशय ही नहीं है कि चंद्रमोहन बटवाड़ा जी इस सीट को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं इसी शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। मैडम प्लीज आ जाओ, आइए ना। मैं डॉक्टर रचना कट्टा खलीलवाल,
मैं चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी के साथ अभी लगी हुई चुनाव कार्यक्रम में हमने जो आइडेंटिफाई किया वो ये किया कि जो शहर से लोग निकल चुके हैं, मैंने भी यही रणनीति उनके स्टार्टिंग डे में भी बोली थी कि भाई साहब जो शहर से निकल चुके हैं उनकी लिस्ट बनाकर हम उनको पहले टच करें। वोट वही है एक्चुअली, जो हमें जिताएगा ना वोट वो वही है। आप सब लोग बहुत सीनियर, बहुत अच्छे वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं, नो डाउट आपकी क्लाइंटेज बहुत शानदार है। मैं खुद भी लॉ फ्रेटर्निटी की हूँ, सर की स्टूडेंट रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं महावीर लॉ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर लॉ की हूँ। तो मुझे लगभग 25 साल के आसपास हो गए पढ़ाते हुए, 2000 से पढ़ा रही हूँ तो 23 साल हो गए है ना। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। महारानी कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ, 92-93 में महारानी कॉलेज प्रेसिडेंट थी, रचना कट्टा। तो मुझे ये अनुभव है, यदि हम लोग, क्योंकि हम डोर टू डोर कन्विंसिंग करते थे, यदि हम लोग उधर के लोगों को जो शहर से बाहर जा चुके हैं लेकिन जिनका वोट अभी भी शहर में है, यदि हम उन्हें इधर डाइवर्ट कर सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें कि आप लोग आएँ और ये सुनिश्चित कर सकें कि वो सुबह कर सकें, जैसे पोलिंग शुरू हो तो हम 10 बजे तक इसे अगर सुनिश्चित कर दें 11 बजे तक, तो फिर हमारे पास टिक मार्क हो जाएगी हर पोलिंग बूथ की। हर पोलिंग बूथ की हम रिपोर्ट ले लेंगे। रिपोर्ट लेने से फायदा ये रहेगा कि जो बचे हैं उनके लिए हमारी मैन पावर फिर काम करेगी। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, जीत हमारी नो डाउट यहाँ से भी हम निकाल रहे हैं, पर मान के चलिए बहुत सारे लोग नहीं आते हैं वोट डालने। मैं कहीं बैठी थी, अभी स्टेडियम में बैठी थी, किन्हीं क्या अकेडमी उनके पास, और वो बता रही थी कि भाई अभी प्रेजेंट जनरेशन में, यंग जनरेशन है, वो कह रही है अरे वोट क्या डालना है, चलो चलो लेट्स गो एंड हैव कॉफी, व्हाट्स द यूज ऑफ कास्टिंग अ वोट। दिस इज नॉट द आइडिया एक्चुअली। सो व्हाट इज द थिंग इज, हमारी जो जनरेशन, लाइक माय सन इज हियर, ही इज इन जेएनयू, पीएचडी कर रहा है वो। मैंने उसको बोला यू कम टू जयपुर, यू डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंट क्लासेस मोर देन दिस इलेक्शन, कम टू जयपुर, you do your duty towards your society, towards the nation, because राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। हमारा अस्तित्व राष्ट्र से है, राष्ट्र हम रहे ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, और वो तभी रहेगा जब हम हर व्यक्ति वोट डालें। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है, आप लोग प्लीज अपने अपने एरिया से आइडेंटिफाई करें, हमारी मदद करें, वहाँ से हर वोटर को निकालें, उसे मोटिवेट करें, और यदि कोई व्यक्ति नहीं आ सकता तो आप कार्यालय में सूचना दें, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। आप कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई, तन मन धन, तो आप तन से भी व्यवस्था कर दें, मन से भी कर दें, धन से भी कर दें, और आप ये व्यवस्था करें कि वो वहाँ से आ सके, और हमारा वोटिंग परसेंट जैसे ही बढ़ गया, मान लीजिए वोट हम जीत गए, और हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमारे बीच में से निकला हुआ व्यक्ति अगर वहाँ पे बैठते हैं, तो हम समाज को सकारात्मक ले जाने की बात सोच सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर नैरेटिव के साथ में काम कर हम एक पॉजिटिव वाइब्स भी देना इसका सोच सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप प्लीज़ पधारें, और आप प्लीज़ वहाँ उस दिन वोट के लिए ज़रूर सुनिश्चित करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी वोटिंग हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र में इसलिए मुहिम चलाई थी, जो घर घर संपर्क करके हम कर रहे हैं, हमने एक मुहिम दी थी ABCD। A फॉर अपने वोट, B फॉर जो बाहर चले गए, C फॉर कांग्रेस या कम्युनिस्ट, D फॉर डुडमुल, और E फॉर एक्सपायर। ये बड़ी गजब की बात है। मतलब तो अपने एक तो A पे ध्यान देना है, B पे ध्यान देना है, और D पे ज्यादा ध्यान देना है। जो डुडमुल वोट है ना, उसको कंफर्म वोट करवाना है। बस इसी से मैं अपनी बात कई बार सर ये डुडमुल जो फैंसी सीटर जिसको बोलते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। प्लीज। जब मैं इस विधानसभा जो क्षेत्र में जो रहने वाले हैं यहाँ पर प्रोफेशनल्स, वो कृपया अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट करा दें। अभी इस विधानसभा जो किशनपुर विधानसभा से कितने लोग आए हुए हैं? 2 हैं। कितने नहीं, जो रह रहे थे बाहर चले गए, उनको भी याद करेगा। जो रह रहे थे, हाँ, वो भी वोटर ही है, वो भी वोटर ही है। मेरा मतलब ये कि जो